नमस्कार, मैं स्नेहा श्रीवास्तव आप सभी का स्नेहलोक हिंदी ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने नेताजी का चश्मा पाठ का सारांश पढ़ा था और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पाठ की सविस्तार व्याख्या करेंगे। बच्चों, अगर हम नेताजी चश्मा पाठ की बात करें तो सबसे पहले हमारे लिए जानना होता है कि इसके लेखक कौन है ना। तो इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। स्वयं प्रकाश जी 8वें दशक में उभरे एक समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं और इनका निधन हाल में ही सन 2019 में हुआ। इन 3-4 लाइनों में स्वयं प्रकाश जी ने अपने पाठ को बहुत सुंदर से उकेरा है हमारे सामने। यह लिखते हैं कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, है ना। मतलब अगर सिर्फ जो जमीन होती है, भूमि होती है, सिर्फ भूमि या जमीन मिलकर देश का निर्माण नहीं करती। देश का निर्माण होता है इनमें रहने वाले सभी नागरिकों, पशुओं, पक्षियों, वनस्पतियों, नदियों, पहाड़ों, इन सबको लेकर देश का निर्माण होता है और इनसे प्रेम करने तथा इनका समृद्धि के प्रयास करने को ही देशभक्ति कहते हैं, है ना। तो ये जो 3-4 लाइनें हैं, इन 3-4 लाइनों में हमारे सामने स्वयं प्रकाश जी ने बहुत खूबसूरत सा उद्देश्य हमारे सामने रखा है ना। ये आगे कहते हैं, नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। इन 2-4 लाइनों में स्वयं प्रकाश जी ने अपने पाठ को बहुत सुंदर से हमारे सामने रखा है। बड़े ही नहीं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। अर्थात बच्चों, आप जब स्वयं प्रकाश जी का परिचय पढ़ोगे उसके बाद 3-4 लाइनों में अच्छी बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने बात की। उन्होंने देश की बात की है, देश किसे कहते हैं, देशभक्ति क्या होता है और इस पाठ के माध्यम से वो हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि देश के लिए कोई निश्चित उम्र की सीमा नहीं होती। पाठ में आगे बढ़ेंगे बच्चों, है ना। और अब हम पाठ स्टार्ट करते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले अर्थात मामले में उस कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था। मतलब यहाँ किसी कस्बे की बात की जा रही है। कस्बा किसे कहते हैं बच्चों? कस्बा होता है गांव से थोड़ा बड़ा और शहर से थोड़ा छोटा, जिसमें गांव और शहर दोनों की विशेषताएं मिलती है ना। और जिसकी आबादी लगभग 5,000 के करीब, है ना। उससे थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक अनुमानित तौर पर हम 5,000 मानते हैं। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे ही कुछ मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक बाजार था, है ना। इन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, तो वहां एक छोटा सा वहां कुछ पक्के मकान थे, एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर। ओपन एयर मतलब बच्चों जहां पे ना बाहर में बैठाकर एक प्रोजेक्टर के थ्रू जब हम फिल्म देखते हैं ना, तो उसको ओपन एयर सिनेमा कहते हैं। आपने कई बार फिल्मों में या टीवी में देखा होगा कि कुछ लोग बाहर बैठे हैं और एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है ना, और वो सिनेमा देख रहे हैं। और एक ठो नगर पालिका भी थी। यहाँ ठो का मतलब ये ना भाषा का शुद्ध रूप इसे नहीं कहते, है ना। ये कह सकते हैं कि ये बोली में हम कहते हैं ना, एक ठो सामान ले आओ या एगो सामान ले आओ, उसी रूप में है कि एक ठो नगर पालिका थी, अर्थात एक नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, मतलब वो बहुत एक्टिव थी, नगर पालिका एक्टिव थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। मतलब वहां के समाज के लिए, वहां के एरिया के लिए वो कुछ ना कुछ कार्य वो लोग करते रहते थे। सांस्कृतिक कार्य भी होता था, है ना। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने
मतलब उत्साही बोर्ड के लोग, मतलब वहां पे जोशीला जो लोग काम करते हैं, है ना। तो किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी, मतलब जो प्रशासन का कार्य देखता है ना, ऑफिसर, अधिकारी अर्थात ऑफिसर, अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, चौराहा मतलब जहां से चार रास्ते निकलते हो, है ना, या जो जहां से चार रास्ते निकल रहे हैं और जो मेन एरिया पर, जो मेन क्षेत्र है जहां से चार रास्ते निकल रहे हैं, उसे चौराहा कहते हैं। चौराहा शब्द का समास विग्रह करें तो क्या होगा? चार रास्तों का समूह, चार राहों का समूह, जो कि द्विगु समास के अंदर आएगा। चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगा दी। ठीक है, संगमरमर अर्थात मार्बल जिसको कहते हैं। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है, मतलब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि उनको वो ये पूरी बात जो वो बताने जा रहे हैं, है ना, वो पूरी बात उनको ठीक से पता नहीं है, लेकिन वो अनुमान लगा रहे हैं कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने, मूर्तिकार अर्थात जो मूर्तियां बनाते हैं, है ना, नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत का अनुमान उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी में बर्बाद हुआ होगा। ठीक है, कह रहे हैं क्या कि अच्छी मूर्ति की लागत का अनुमान और उपलब्ध बजट से, मतलब उनके पास हो सकता है कि ये जैसी मूर्ति चाह रहे थे, अच्छी मूर्ति बनवाना, है ना, तो अच्छी मूर्ति बनवाएंगे तो लागत भी अच्छी लगेगी, मतलब पैसे भी लगेंगे, है ना। तो उनके पास जो उपलब्ध बजट थी, मतलब उनके पास जो उपलब्ध पैसे थे जिनसे उन्हें उस कार्य को करवाना था, वो शायद बहुत ज्यादा नहीं था, है ना। काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। ऊहापोह का मतलब तर्क वितर्क कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। जो अधिकारीगण है, जो ऑफिसर्स लोग हैं, वो लोग शायद विचार विमर्श कर रहे हो, कई बार तर्क वितर्क भी हो जाता है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और अगर प्रशासनिक अधिकारी हैं, मतलब गवर्नमेंट के, सरकार के अफसर हैं, है ना, तो हर चीज वो खुद से नहीं, कुछ चीजें आगे भी पूछनी पड़ती हैं उनके ऊपर वाले अफसर से। तो वो पूछेंगे क्या, फोन करके तो नहीं पूछेंगे, तो वो रिटर्न सारा कुछ चलता है ना। तो चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ी में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय कर लिया गया होगा। शासनावधि अर्थात शासन जोड़ अवधि, मतलब शासन का काल, मतलब जितने समय में उनको फिक्स हो कि इतने समय में ये कार्य हमें करवा देना है ना। तो शायद उसका जो मोहलत था, समय था, वो समाप्त होने लगा हो, है ना। बस ऊहापोह में फिर ये क्या किया गया, निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया? अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, कस्बे के इकलौते हाई स्कूल अर्थात वहां सिर्फ एक, इकलौता माना एक होता है, एकमात्र, है ना। तो एकमात्र हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मतलब स्कूल में एक ही ड्राइंग मास्टर थे, है ना। मान लीजिए मोतीलाल जी को यह कार्य सौंप दिया गया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे, मतलब जिन्होंने शायद विश्वास दिलाया हो, है ना, कि वो बहुत जल्दी ये कार्य कर देंगे। महीने भर में वो ये कार्य करके पटक देना, मतलब फेक नहीं देना, है ना। यहाँ पटक देने का मतलब कि जैसे तैसे वो काम को खत्म, मतलब वो काम वो खत्म कर देंगे, है ना। 1 महीने का जो उन्होंने समय लिया है, वो उस 1 महीने में वो बना ही देंगे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। जी हाँ, हमें अब पता चल चुका है। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, मतलब ये बता रहे हैं कि मूर्ति कितनी बड़ी थी। स्टैचू जो होता है वो पूरा एक स्टैचू भी होता है ना, कि एक इंसान का पूरा एक स्टैचू हो। कई बार जो स्टैचू होता है वो सिर्फ यहाँ तक का होता है, हाफ जिसको कहते हैं ना। टोपी, जो नेताजी थे वो तो टोपी लगाते थे, तो टोपी के नोक से लेकर उन्होंने जो वर्दी पहनी हुई थी, उसकी जो 2 बटन होंगे वहां तक की मूर्ति, जिसे बस्ट कहते हैं, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन, मतलब मासूम तो निसंदेह जो निस्वार्थ व्यक्ति होता है ना, जो निस्वार्थी होता है, जो अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करता, वो मासूम तो होता ही है। और कमसिन भी लग रहे थे, मतलब कम उम्र के, क्योंकि मूर्ति तो अभी अभी बनी है ना, इस तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो लग रहा था कि हाँ, नेताजी बहुत सुंदर से, कमसिन, बिल्कुल मासूम से, कमसिन से नजर आ रहे हैं, फौजी वर्दी में।
मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। हम जब नेताजी की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की बात करते हैं, तो अनायास ही हमारे मस्तिष्क में एक कौन सी तस्वीर उभरती है कि नेताजी ने वर्दी पहनी है, फौजी वर्दी, है ना। उन्होंने टोपी लगाई है, चश्मा लगाया है और उस पोज में वो खड़े हैं यूं करके कि दिल्ली चलो, है ना, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये देख के हमें याद आने लगता है। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास है। मतलब अच्छा उन्होंने जो प्रयास किया है मूर्तिकार अर्थात मूर्ति बनाने वाला, है ना, उन्होंने अच्छा कार्य किया है। केवल एक चीज की कमी थी जो देखते ही खटकती थी। मतलब वो कुछ चीज थी, कोई कमी थी मूर्ति में जो देखते ही क्या कर रही थी, खटक रही थी। खटकना मतलब आंखों में चुभना, बुरा लगना। मतलब बार बार हम किसी चीज को देखें और वो चीज हमें बुरी लगे, है ना, तो हम कहते हैं कि ये चीज मुझे खटक रही है, अच्छी नहीं लग रही है। तो नेताजी के भी मूर्ति में, हालांकि मूर्ति तो बहुत सुंदर बनी थी, लेकिन उसमें एक कमी थी जो बार बार जिसकी ओर ध्यान जा रहा था, जो चीजें खटक रही थी। क्या खटक रही थी? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, जिसकी बात हम लोगों ने की ना अभी, कि नेताजी का नाम लेते ही हमारे अंदर जो छवि उभरती है उसमें एक अंग चश्मे का भी है ना। चश्मा लगाए हुए हमारे नेताजी, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। मतलब जो चश्मा था वो क्या था, ओरिजिनल था, रियल का था। आगे कहते हैं, हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, मतलब वो चौराहे पे जब जाते थे तो उनको पान पसंद था और वो पान खाते थे, पान खाने रुके, तभी उन्होंने लक्षित किया मतलब किसी चीज को लक्ष्य करके किसी चीज को देखना, या टकटकी लगाकर हम जिसको कहते हैं ना, एक टक देखना, है ना, लक्ष्य करके देखना, गौर से देखना। तो क्या उन्होंने देखा और उनके लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी मतलब आश्चर्य वाली, है ना। कौतुक भरी मुस्कान मतलब हंस भी रहे हैं, बहुत आश्चर्यचकित होकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान है। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, है ना। मतलब चश्मा ओरिजिनल सा, सच का चश्मा। हालदार साहब को ये थोड़ी सी हटकर एक चीज लगी कि ये आइडिया भी अच्छा है ना। पूरी जो मूर्ति है वो संगमरमर की और जो चश्मा है वो रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। अर्थात हमें अगर कोई चीज अलग सी लगती है ना, अलग मतलब वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन जब कुछ चीज अलग लगती है, कुछ थोड़ा सामान्य चीजों से हटकर लगती है, तो हम भी उस बारे में थोड़ा सा सोचने को बाध्य हो जाते हैं, है ना। हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है। सराहनीय अर्थात अप्रिशिएबल है ना, प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है ना, कि उन्होंने इस बात पर ध्यान और मूर्ति पर चश्मा लगाया। महत्व मूर्ति के रूप रंग या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है ना। बच्चों, कई बार हमारे अंदर देशभक्ति को लेकर, हमारे अंदर यहाँ कहने का मतलब एक या दो लोग से नहीं, समाज से होता है ना, कि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि अगर कोई देशभक्त है ना, या वो देश के लिए सोच रहा है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो मजाक की चीज हो जाती है। हम कहते हैं अरे क्या सोच रहा है ना, ये बहुत ज्यादा अपने आप को देशभक्त समझता है। और हम क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के बारे में ज्यादा सोचते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता, मतलब उसके लिए देश सर्वोपरि होता है, तो कहीं ना कहीं उसे मजाक की चीज समझने लगती है ना। जिस समस्या की ओर स्वयं प्रकाश जी हमारा ध्यान ले जा रहे हैं। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, मतलब कुछ अलग सा लगा। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, चौकोर मतलब रेक्टेंगल, है ना, चौकोर चश्मा था। अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है, मतलब सर्कल वाला तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है।
हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा, मतलब वो और उनके अंदर जो क्वेरी थी, है ना, और उनके अंदर जो कौतुक था और जो उनके अंदर जिज्ञासा थी वो और अधिक बढ़ गई, और अधिक वो मतलब उनके अंदर ये बात आई, वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकता है। मतलब उनके दिमाग में ये लगा कि ये थॉट भी अच्छा है ना, पिछली बार आए तो उन्होंने अलग देखा, इस बार आ रहे हैं तो वो अलग देख रहे हैं, तो ये जो सोच है वो उनको अच्छी लगी कि चलो अच्छी चीज है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतुक दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया। मतलब एक बार जब कौतुक उनकी जो जिज्ञासा है ना, वो दुर्दमनीय हो उठी, मतलब उस कौतुक को, उस जिज्ञासा को दबाना बहुत मुश्किल हो गया, है ना। तो उन्होंने पूछ ही लिया। किससे पूछेंगे भाई, पान वाले से ही पूछेंगे, है ना। कहते हैं ना कि पान वाले की दुकान के पास लोग आते जाते रहते हैं, पान लेकर वो 1-2 मिनट खड़े भी हो गए, वहां पर थोड़ी सी गपशप भी हो गई। तो अगर आपको कहीं आसपास के लोगों के बारे में, है ना, जानना है, कोई चीज, कोई प्रश्न है, तो पान वाले के पास आपको जवाब मिल ही जाएगा। हवलदार साहब जी ने भी वैसा ही किया। क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। ये तो मतलब नॉर्मली हमें देखने को मिलता है ना, कि जो पान वाला है ना वो खुद का भी पान टेस्ट कर रहा होता है। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। यहाँ पे बहुत सुंदर से स्वयं प्रकाश जी ने, जब पान वाले का कैरेक्टर आता है ना, तो उन्होंने उसके चरित्र का बहुत सुंदर से चित्रण किया है। कह रहे हैं वो कैसा था, काला, मोटा बिल्कुल, है ना, उसके साथ ही साथ खुश मिजाज। खुश मतलब खुशी रहना, है ना, मिजाज का मतलब मूड होता है। तो आप कह सकते हैं वो व्यक्ति जो हमेशा खुश रहे, हैप्पी मूड वाला इंसान, है ना, जॉली जिसको कहते हैं, वैसा आदमी था। यहाँ पे मिजाज शब्द में, मिजाज उर्दू का शब्द है और उसमें खुश लगाकर एक नए शब्द की उत्पत्ति हो रही है, खुश मिजाज। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों ही आंखों में हंसा। अब तब क्योंकि जॉली कैरेक्टर वो था ही, है ना, उसको भी हंसना और ये पसंद था। तो जब हवलदार साहब ऐसा प्रश्न पूछते तो वो आंखों ही आंखों में हंसता है। ये भी एक कला है जो सबको नहीं आती, है ना, आंखों ही आंखों में हंसने की। उसकी तोंद थिरकी, मतलब तोंद मतलब निकला हुआ जो पेट होता है ना, तो हम उसको कहते हैं तोंद। तो तोंद उसकी थिरकी, पीछे घूमकर दुकान के नीचे पान थूका, क्योंकि मुंह में तो पान भरा था, बोलेगा कैसे, है ना। अपनी लाल काली बत्तीसी मतलब दांत को बत्तीसी कहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना 32 दांत होते हैं, है ना, तो दांत को बत्तीसी की संज्ञा दी गई है। बत्तीसी मतलब दांत। लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए थे। कोई गिराक आ गया समझो। अब यहां तो आप भी नहीं समझ पाएंगे गिराक आ गया समझो का क्या मतलब होता है ना। तो गिराक मतलब ग्राहक, जिसको कस्टमर कहते हैं, है ना। यहाँ जो गिराक शब्द है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक ठो नगर पालिका थी। ये सारे हिंदी के शुद्ध रूप नहीं है, हम इसको आम भाषा में, बोली में इस शब्दों को यूज करते हैं, है ना। उसको चौड़े चौखट वाले चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, दूसरा बिठा दिया। कहने का मतलब है कि वो समझा रहा है हवलदार साहब को। आप तो खैर हवलदार साहब नहीं है, आप समझ रहे हैं, है ना। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। बगैर मतलब बिना, है ना, जिसको जो कैप्टन है उसको शायद बगैर मतलब बगैर माने चश्मे के बिना जो नेताजी की मूर्ति है वो क्या करती है, बुरी लगती है, मतलब अच्छी नहीं लगती, बल्कि आहत करती है। आहत करना मतलब चोट पहुंचाना, है ना। एक चीज होती है ना कि ये चीज मेरे को पसंद है, ये नहीं, लाइक और डिसलाइक होता है।
लेकिन आहत करने का मतलब क्या होता है कि कोई चीज बहुत ज्यादा बुरी लगना, चोट पहुंचाना। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। ऐसा लगता है कि जो कैप्टन को ऐसा लगता है कि शायद उनको असुविधा ना हो, चश्मे के बगैर उनको असुविधा हो रही हो। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, अर्थात लगा देता है। जब कोई ग्राहक आता है उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, मतलब दरकार का अर्थ मतलब जरूरत होती है। जब कोई ग्राहक आता है, सपोज उसने देखा मूर्ति पे कि ऐसा चश्मा लगा हुआ है ना, और उस ग्राहक को वही नेताजी का चश्मा वाला, जो नेताजी ने चश्मा लगाया वही पसंद आया, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे स्थिति में कैप्टन क्या करता है, वो चश्मा, मूर्ति से वो चश्मा निकाल के ग्राहक को दे देता है, और उसके पास जो उपलब्ध, मतलब उसके पास जो है ना, वो चश्मा निकालकर फिर से नेताजी को लगा देता है। तो चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है, और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। ये तो बात हम लोगों ने कर दी, है ना। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अब भी समझ में नहीं आई, मैं नहीं कह रही और ना ये तुम कह रहे हो। ये कौन कह रहा है? हालदार साहब, मतलब जिनकी क्वायरीज बढ़ती जा रही है ना, जो क्लास में अच्छे बच्चे होते हैं, जिनको हम जब कुछ समझा देते हैं, पढ़ा देते हैं, तो उन्हें जब इंटरेस्ट होता है, तुम भी देखोगे बच्चे, जब तुम्हें किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो ना, किसी टॉपिक में इंटरेस्ट हो, तो वो क्वेश्चन आने और आते जाते हैं कि ये कैसे, हम सब कुछ जान लेना चाहते हैं, है ना। उस बारे में अगर हमें वो चीज पसंद आ रही है, तुम्हें भी इतने सारे सब्जेक्ट्स में कोई ना कोई तो पसंद ही होगा, तो उसमें एक अलग सी एक मतलब क्वेश्चन हमारे अंदर आता है कि मैम इसका अर्थ क्या होगा, इसका मतलब क्या है। तो हालदार साहब को भी बहुत कुछ जानने की इच्छा है ना। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, है ना। ये तो लगा रहा है, कौन लगा रहा है? कैप्टन लगा रहा है, लेकिन ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, मतलब एक बार थूक कर उनको बता दिया, क्वेश्चन का आंसर दे दिया, एंड देन फिर उसने पान खा लिया। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। एक और क्वेश्चन, है ना। उसकी तोंद थिरकी, कट्ठे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी, मतलब फिर से उसने वही चीज दोहराया। मुस्कुराता बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए ये मजाक की बात थी, मतलब वो बहुत खुशी से और बहुत वो से कह रहा है कि पान वाला जो मास्टर जी हैं, जो मास्टर बनाना भूल गया। लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित कर देने वाली थी। हम कहते हैं ना कि कोई भी सब्जेक्ट को, कोई भी विषय को हम अपनी सोच के अनुसार लेते हैं। कई बार एक विषय या कोई एक समस्या एक व्यक्ति के लिए अलग होती है, ठीक उसी समय वह समस्या, वो चीज दूसरे व्यक्ति के लिए अलग होती है। तो ये जो चश्मा ना लगाना है नेताजी के मूर्ति पर, यह विषय जो पान वाला है उसके लिए एक मजाक सी चीज है, छोटी सी, बहुत छोटी सी बात है, मजाक की चीज है। लेकिन हालदार साहब के लिए बहुत बड़ी और द्रवित करने वाली बात है। तो बहुत इमोशनल, और ये जो बात है वो बहुत चकित कर देने वाली है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। चकित मतलब आश्चर्यचकित, जिसको हम लोग कहते हैं। चकित अर्थात मतलब वो बिल्कुल सोच में पड़ जा रहे हैं कि ऐसा भी होता है। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे लगाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। कांच वाला मतलब जो कांच की चीजें बनाता है, कांच वाला, है ना। चूड़ी वाला, जिनके पास चूड़ियां होती हैं, चूड़ी वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। क्या तय नहीं कर पाया होगा? कि पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी का मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, जिसको आर पार से देखा जा सके। तो वो तय नहीं कर पाया होगा कि एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी चश्मा कैसे लगाया जाए, या कोशिश की होगी, असफल रहा होगा। मतलब यहाँ पे सोच रहे हैं, वो अंदाजा लगा रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, वो एक दो ऑप्शन दे रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है।
या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया हो, ये भी तो एक ऑप्शन हो सकता है ना, कि बना रहा और चश्मा टूट गया हो। या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, और वह निकल गया होगा। और ये बोलते समय मतलब यहां तक तो वो सोच रहे हैं, और बोलने के बाद देखो एक शब्द लिखा है उफ। मतलब यहां पर भी उनके अंदर एक दर्द है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होना मतलब ये जो मस्तक है उसको झुकाना। जब कोई अच्छा कार्य करता है तो हम उसको सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं ना, मस्तक झुकाकर, तो वो नतमस्तक है किसके आगे? कैप्टन साहब के आगे। वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा। क्या पूछा? क्या कैप्टन चश्मे वाले का साथी है या आजाद हिंद फौज का पूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। वह देखो वो जा रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब पान वाला कैप्टन के बारे में बात कर रहा है तो वो बहुत अच्छा सा नहीं है, वो मजाकिया तौर पे लग रहा है ना, कि जो देखो वो है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, जाओ जाकर उससे ही बात कर लो, हो सके तो उसकी फोटो वोटो भी छपवा दो। तो इस तरह की बात हालदार साहब को कैप्टन के बारे में अच्छी नहीं लगती। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। क्यों भाई? एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी गली से निकला था, और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था मतलब वहां पे रख रहा था, है ना, टिका कर वहां पे मतलब उसके सहारे टिकाकर उसके सहारे रख वो खड़ा कर रहा था। तो इस बेचारी की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? वास्तविक अर्थात ओरिजिनल, है ना। लेकिन पान वाले ने साफ साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो आगे भी हालदार साहब के प्रश्नों का वो जवाब दे रहा था, है ना। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। तब ये जो सारी घटना होती है उसके बाद हालदार साहब भी चले जाते हैं। बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में शेष जो हमारा पाठ है उसकी व्याख्या करेंगे और इस पाठ को खत्म करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, खुश रहो।